Good morning to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस की लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस सेकंड यूनिट का आपका फर्स्ट टॉपिक है, जो कि हमने अब तक लाइफ इंश्योरेंस की मीनिंग, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जीवन बीमा, उसकी नीड, उसकी क्या नीड है, उसकी फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, ये इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट उसमें आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मीन्स जीवन बीमा के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के सिद्धांत। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मीन्स जीवन बीमा के क्या क्या सिद्धांत हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करने होते हैं। ओके, सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यू ऑल नो, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया भी है आपको कि इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, मीन्स इंडिविजुअल एंड द इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। जस्ट लाइक वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, जो कि आपका इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में होता है। So there are certain principles that are important to ensure the validity of the contract. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं, मीन्स अनुबंध की वैधता को वो जारी रखते हैं। ठीक है, बोथ पार्टीज मस्ट अबाइड बाई दीज प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी, बताऊँगी कि क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, इन सारे प्रिंसिपल्स को बोथ द पार्टीज मस्ट अबाइड बाई दीज प्रिंसिपल्स, मीन्स ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं होंगे वो दोनों पार्टीज, मीन्स इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, दोनों पार्टीज़ को ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, मीन्स नेसेसरी होता है कि बोथ द पार्टीज़, दोनों ही पार्टीज़ ये सारी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। तो प्रिंसिपल्स जो हैं आपका, इसमें आपके 6 पॉइंट है, मीन्स 6 प्रिंसिपल्स है लाइफ इंश्योरेंस के। देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। फर्स्ट पॉइंट है गुड फेथ, हिंदी में उत्तम विश्वास, हिंदी में उत्तम विश्वास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। A contract of insurance must be made based on good faith, right? इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज़ के बीच में होता है वो बेस्ड होता है गुड फेथ पर, मीन्स वो उत्तम विश्वास दोनों के बीच में, मीन्स इंश्योर्ड आपका जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर जो कि आपका इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड जो कि आपका इंडिविजुअल, उन दोनों के बीच में जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है आपका गुड फेथ पे। ये प्रिंसिपल है फर्स्ट आपका लाइफ इंश्योरेंस का, कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी और जो भी इंडिविजुअल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका गुड फेथ पे बेस्ड होगा, मीन्स उत्तम विश्वास होगा उन दोनों के बीच में। It is important that the insured disclose all relevant facts to the insurance company. और ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंश्योर्ड है, क्योंकि ये एक विश्वास पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो
लाइफ इंश्योरेंस में ये नेसेसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है मीन्स जो इंडिविजुअल है डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टू द इंश्योरेंस कंपनी। मीन्स जो इंडिविजुअल है वो इंश्योरेंस कंपनी को, बीमा कंपनी को जितने भी उसके फैक्ट्स हैं, जितने भी उसके तथ्य हैं, उन सबको वो डिस्क्लोज करे। मीन्स उन सबको वो बताए, छिपाए नहीं। मीन्स देखिए, ये उत्तम विश्वास पे जो डिपेंड करता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंडिविजुअल है जिस बीमा कंपनी से वो पॉलिसी ले रहा है, उस बीमा कंपनी को वो अपने सारे तथ्य मीन्स अपनी सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। मीन्स उनको पूरी तरह से सारी चीज़ें बताएं। ये नहीं कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से हाइड करे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, any facts that would increase his premium amount or would cause any prudent insurer to reconsider the policy must be disclosed. If it is later discovered that some such fact was hidden by the insured, the insurer will be within his right to void the insurance policy. ठीक है, तो ये ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए कि वो सारे तथ्य, जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन है डिटेल्स है, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करे। बट इफ़ इट लेटर, अगर उसने कोई ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स को हाइड किया है, छिपाया है, और वो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि पर्टिकुलर इस इंडिविजुअल या इस पर्सन ने पॉलिसी लेते समय ये सारी चीज़ें हमसे छिपाई हैं या ये बातें हमें नहीं बताई हैं, तो उस टाइम पर वो इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट होता है कि वो जो दोनों के बीच में जो पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको खारिज कर सकती है। मीन्स शून्य साबित कर सकती है। मीन्स वो उन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। ओके, क्लियर है। सेकंड आइए प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हिंदी में बीमा योग्य ब्याज। हिंदी में बीमा योग्य ब्याज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दिस मीन्स दैट द इंश्योरर मस्ट हैव some interest in the subject matter of the insurance. Okay, this means that the insurer must have some interest in the subject matter of the insurance. This means that the insurer need not necessarily be the owner of the insured property, but he must have some vested interest in it. ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जब भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडिविजुअल के इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का ओनर बन जाए। ठीक है, किसी भी आप जैसे कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर वो इंश्योरेंस लेती है कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि आपका इंश्योरेंस तो बहुत चीज़ों के लिए ली जाती है, मोटर हो सकती है, फायर हो सकती है, मरीन हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं आपकी जिस चीज़ के लिए भी वो पॉलिसी ले रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस पर्टिकुलर इंश्योरर में इंडिविजुअल पर्सन के प्रॉपर्टी की ओनर बन जाए, ऐसा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट कुछ इंटरेस्ट बस उसमें उसका होता है, मीन्स कुछ जो हित होता है वो उसमें बीमा कंपनी का होता है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड, द इंश्योरर मस्ट सफर फ्रॉम सम फाइनेंशियल लॉसेस। ओके, इफ़ द प्रॉपर्टी इज डैमेज, अगर वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह से डैमेज हो जाती है या किसी भी तरह से उसको कोई लॉस होता है, तो द इंश्योरर मस्ट सफर फ्रॉम सम फाइनेंशियल लॉस। तो उस टाइम पर ये प्रिंसिपल है बीमा कंपनी का कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको वो फाइनेंशियल लॉस मीन्स वित्तीय हानि को उठाना पड़ेगा। मीन्स जो आप पर्टिकुलर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे इंडिविजुअल को, तो वो इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको सफ़र करेगी, मीन्स कवर अप करेगी और बियर करेगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाइए, इंडेमनिटी। थर्ड पॉइंट है इंडेमनिटी।
हिंदी में क्षतिपूर्ति, हिंदी में क्षतिपूर्ति। So let's start third point. Insurances like fire and marine insurance are contracts of indemnity. Okay? तो इंश्योरेंस जो आपका फायर इंश्योरेंस है एंड जो मरीन इंश्योरेंस है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में जो अनुबंध होता है वो क्षतिपूर्ति का होता है। Here the insurer undertakes the responsibility of compensating the insured against any possible damage or loss that he may or may not suffer. Okay? लाइफ इंश्योरेंस, देखिए, द इंश्योरर अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी पॉसिबल डैमेज और लॉस डेट ही मे और ही मे नॉट सफर। तो इंश्योरर जो यहाँ पे होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इंश्योर्ड व्यक्ति है, जो भी इंडिविजुअल है जिसने आपके ऐसे पॉलिसी ली है, आप पूरी तरह से कोई भी अगर डैमेज होता है, कोई भी लॉस होता है तो आप उसको कंपनसेट करते हो। जैसे कि आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस हम पढ़े, तो लाइफ इंश्योरेंस में यही है बीमा कंपनी का सिद्धांत कि अगर इन फ्यूचर किसी इंडिविजुअल ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसके साथ कुछ अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है, मीन्स अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इस टाइम पर ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि उसे ये फॉलो करना है। उसको जो इंडेमनिटी है, मीन्स जो क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है, वो उस पॉलिसी होल्डर के जो जिसने लाइफ इंश्योरेंस कराया है उसके फैमिली मेम्बर को उसको कंपनसेट करना होता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट आइए, फोर्थ पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट सब्रोगेशन। फोर्थ पॉइंट है सब्रोगेशन, हिंदी में प्रतिस्थापन, हिंदी में प्रतिस्थापन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पॉइंट। This principle says that once the compensation has been paid, the right of ownership of the property will shift from the insured to the insurer. Subrogation means प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है उसका मतलब ये होता है कि एक बार जब बीमा कंपनी ने कंपनसेशन आपको दे दिया है किसी भी चीज़ की, जो भी आपकी फाइनेंशियल लॉस हुई है, जो भी रिस्क हुआ है, उस रिस्क को अगर बीमा कंपनी ने एक बार कवर अप कर लिया है, आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया है, तो जो द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप मीन्स उसके जो स्वामित्व का अधिकार है, वो उस इंडिविजुअल से शिफ्ट होकर इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। मीन्स जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व का अधिकार है, वो इंडिविजुअल से, उस व्यक्ति से बीमा कंपनी को प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। So the insured will not be able to make a profit from the damaged property or sell it. So इसलिए जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, मीन्स जो इंडिविजुअल कंपनी है, वो उसके बाद एबल नहीं, वो योग्य नहीं रहता कि वो उस डैमेज प्रॉपर्टी को या तो वो सेल करके उससे प्रॉफिट कमाए या फर्दर कोई भी चीज़ें करके वो किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी से वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता, क्योंकि जब एक बार बीमा कंपनी ने आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, आपके लॉस के लिए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया है, तो उसके बाद जो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप है वो बीमा कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उस प्रॉपर्टी का राइट, इंडिविजुअल व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट सब्रोगेशन, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी राइट है ऑफ ओनरशिप है, एक बार कंपनसेशन पेमेंट करने पर वो इंडिविजुअल से इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट।
फिफ्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन। फिफ्थ प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन, हिंदी में योगदान, हिंदी में योगदान। सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पॉइंट कंट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल applies if there are more than one insurers। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का जो आपका सिद्धांत है, योगदान का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत तभी लागू होता है जब यहाँ पर जब भी इंश्योरर्स जो है मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी वो एक से ज़्यादा हो। फिर से देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन जो योगदान का आपका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये तभी लागू होगा जब इंश्योरेंस कंपनी एक से ज़्यादा हो। ओके, इन सच अ केस द इंश्योरर कैन आस्क द अदर इंश्योरर्स टू कंट्रीब्यूट देयर शेयर ऑफ द कंपनसेशन। जैसे कि मैंने री इंश्योरेंस पढ़ाया था आप लोगों को टॉपिक, उसमें था ना कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो अनदर इंश्योरेंस कंपनी को फिर से अपने फाइनेंशियल रिस्क को जो इंश्योर कराती है तो वो होता है री इंश्योरेंस, मीन्स इसमें दो इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हुए। जस्ट लाइक ये वैसे ही है कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत वहीं पर लागू होगा जहाँ पर कि दो इंश्योरेंस पार्टी हो। ठीक है, इस केस में क्या होता है, द इंश्योरर कैन आस्क द अदर इंश्योरर्स टू कंट्रीब्यूट देयर शेयर ऑफ द कंपनसेशन। यहाँ पर जो इंश्योरर होता है मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अदर इंश्योरेंस कंपनी से कहती है कि जो भी कंपनसेशन बना है आप उस पर अपना जो पोर्शन है, जो शेयर है, आप वो कंट्रीब्यूट करिए, मीन्स योगदान दीजिए। तो ये प्रिंसिपल भी इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करनी होती है। मीन्स अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसीज़ का फिर से री इंश्योरेंस कराया है तो उस टाइम पर जब भी कोई लॉसेस होती है या कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है तो फर्दर वो अदर इंश्योरेंस कंपनी से भी बोलती है कि आपका जो इसमें शेयर है, जो आपने जो कंट्रीब्यूशन मैंने इंश्योरेंस जितने पोर्शन का कराया है आप उसको कंट्रीब्यूट करिए, उस शेयर को कंपनसेशन को पे करिए। ठीक है, इफ़ द इंश्योर्ड क्लेम्स फुल इंश्योरेंस फ्रॉम वन इंश्योरर he loses his right to claim any amount from the other insurers। इसमें देखिए एक चीज़ ये है कि जब भी जो इंश्योर्ड होता है, जो इंडिविजुअल, अगर उसने पूरा फुल इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसने क्लेम किया एक ही इंश्योरेंस कंपनी से तो उस टाइम पर वो इंडिविजुअल को ये अधिकार, ये राइट नहीं होता कि वो फिर से उसी क्लेम को अदर इंश्योरर्स मीन्स अदर इंश्योरेंस कंपनी से फिर से उस क्लेम को वो रिसीव करे। ओके, क्लियर है? ये था आपका फिफ्थ प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल। ये आपका लास्ट प्रिंसिपल है। सिक्स्थ प्रिंसिपल पॉइंट है आपका प्रॉक्सीमेट कॉज। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज प्रॉक्सीमेट कॉज, हिंदी में समीपवर्ती कारण, हिंदी में समीपवर्ती कारण। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सिक्स पॉइंट प्रॉक्सीमेट कॉज। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड only against the incidents that are mentioned in the policy। ठीक है, प्रॉक्सीमेट कॉज की जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये कहता है कि द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड ओनली अगेंस्ट द इंसिडेंट्स दैट आर मेंशन्ड इन द पॉलिसी। ये सिद्धांत बोलता है कि पॉलिसी में जिस प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस जो पॉलिसी इंडिविजुअल ने लिया है उस पॉलिसी में उसने जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड कराया है, जिसका बीमा लिया है, सिर्फ उसी के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस होगा वही कंपनी पे करेगी। ठीक है, इन केस द लॉस इज ड्यू टू मोर देन वन सच पेरिल, द वन दैट इज मोस्ट अफेक्टिव इन कॉजिंग द डैमेज इज द कॉज टू बी कंसिडर्ड। मीन्स देखिए, प्रॉक्सीमेट कॉज ये बोलता है कि पॉलिसी में पर्टिकुलर आपका जो प्रॉपर्टी मेंशन्ड है, जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है, बीमा कंपनी
मीन्स इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसी का कंपनसेशन पे करेगी। अगर इन केस आपका जो लॉस होता है वो ज़्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी का उस पर कोई भी कंपनसेट करने का अधिकार नहीं बनता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे सपोज़ करिए एक बड़ा सा गोडाउन है, अगर उसमें अपने आधे माल का ही इंश्योरेंस कराया है तो जब भी अगर लॉसेस होती है तो बीमा कंपनी सिर्फ उस आधे ही माल पे आपको कंपनसेशन देगी, ठीक है। उस पूरे जो आपके गोडाउन में माल है उस पे उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। मीन्स अगर गोडाउन में आग लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पर्टिकुलर जितना माल इंश्योर्ड है सिर्फ उसका ही कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी आपको, और जो अदर आपका जितना भी गुड्स है उससे इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? ये था आपका 6th प्रिंसिपल, समीपवर्ती कारण, प्रॉक्सिमेट कॉज। ओके, सो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। ओके, सो द क्लास इज ओवर।